Hello guys, welcome back to my YouTube channel Neat Guide Way for Neat. After a long time I am uploading this video. I hope you guys are doing well. Guys, today I am here to share some tricks to learn the role of macro and micronutrients from mineral nutrition chapter of class 11. I have got this from my old notes. So इनमें से कुछ ट्रिक्स मैंने भी किसी वीडियो से देखा होगा और कुछ खुद बनाया था. जो ट्रिक्स ऐसा लगे कि मैंने कॉपी किया है तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है. ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिनकी वीडियो से मैंने देखा था. चलिए फिर देखते हैं ऐसा ट्रिक है क्या. वैसे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है इट इज़ लाइक द समरी ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. अगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर और पूरा प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लोगे तब ये जो टॉपिक है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट ये बहुत ईजी लगेगा. और क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रोल सबको पता होते हैं, लेकिन जो बुक में NCERT में मेनली जो उसके बाद नाइट्रोजन से दिया है तो हम यहाँ नाइट्रोजन से देखेंगे. और हाँ, यू डोंट हैव टू मग अप एवरीथिंग. देखो होता क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग में ये याद नहीं होगा तो इससे डरना नहीं है. आप प्लांट फिजियोलॉजी पूरा तो कंप्लीट करो, उसके बाद ये बहुत ईजी लगेगा. ओके, सो चलो देखते हैं नाइट्रोजन का कुछ ट्रिक है और कुछ रिलेटेड तरीके से कैसे याद करते हैं वो मैं बता रही हूँ. ठीक है, सो नाइट्रोजन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट. सो इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट. अब इसको लर्न कैसे रखना है कि इट इज़ इसेंशियल. देखो एन से नाइट्रोजन हो रहा है और इसेंशियल में भी क्या हो रहा है? इसेंशियल नाइट्रोजन और न्यूट्रिएंट. तो इससे पता चला कि इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट. देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो इसेंशियल है ही. ओके, इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट. ठीक है, सो इट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट. देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन ही होता है जो ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए होता है. ठीक है, स्पेशली प्लांट को तो नाइट्रोजन ही चाहिए, तो ये आपको लर्न रखना पड़ेगा. एंड इट एब्जॉर्ब मेनली एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड एमोनियम आयन. देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको सबसे पहले एब्जॉर्ब कैसे होता है? एमोनियम एंड देन नाइट्रेट एंड देन नाइट्राइट एंड देन एमोनियम आयन. तो आपको याद रखना है 3, 2 एंड फिर 4. तो इस तरह से आपको लर्न रखना पड़ेगा. कुछ चीज़ें तो मगअप करनी ही होगी लाइक NO3- एंड NO2- एंड NH4+. सो इट इज़ वन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि आगे क्या होगा? नाइट्रेट, फिर नाइट्राइट, फिर एमोनियम आयन. इट इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट, पर्टिकुलरली बाय मेस्टमेटिक टिश्यूज एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल. ठीक हो, देखो गाइस, मेस्टमेटिक टिश्यूज क्या होता है? जो सेल डिवाइड करता है, राइट. मेस्टमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं एंड वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं. पता है ना, रूट टिप्स और टिप्स दिस आर द मेस्टमेटिक टिश्यू बिकॉज इट कंटिन्यूसली ग्रो, इट कंटिन्यूसली डिवाइड. ओके, सो नाइट्रोजन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है. एक और चीज़ है लाइक देखो, अब आप रूट टिप्स, शूट टिप्स ये जानते हो मेस्टमेटिक टिश्यू है. तो देखो नाइट्रोजन में क्या है? आई है. ठीक है, आई को आप ऐसे देखो, आई आपको नहीं लगता कि ये एक टिप की तरह है? ठीक है, मतलब क्या होता है, हमारा रूट ऐसे होता है ना, मतलब नुकीला, तो आई आपको ऐसे लग रहा है. तो इस तरह से याद हो जाएगा कि मेस्टमेटिक टिश्यूज़ में होते हैं रूट टिप्स, शूट टिप्स, दे आर मेस्टमेटिक टिश्यू. ओके, नाउ इट इज़ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन एंड हार्मोन्स. देखो मेनली ये लर्न रखना है. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है और ये कैसे एब्जॉर्ब होता है वहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है, देखो ये कुछ भी लर्न नहीं करना है, इसलिए मैंने बोला पूरा प्लांट फिजियो कंप्लीट करो. सारा आप खुद पढ़ लोगे, उसके बाद यहाँ पर आना. लेकिन हाँ, इसको जब आप चैप्टर कर रहे हो तो इसको एक रीडिंग जरूर देना कि हाँ क्या है, पर यू डोंट हैव टू मग अप दैट टाइम ओनली. आप पूरे चैप्टर कंप्लीट करो, फिर उसके बाद रीड करोगे तो आपको लगेगा कि आधा चीज़ तो आपको पता है. तो देखो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स. देखो प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स में एमीन ग्रुप रहता है. ठीक है, प्रोटीन्स में नहीं, एमिनो एसिड में एमीन ग्रुप रहता है. एंड प्रोटीन क्या है? एमिनो एसिड से बनता है. ठीक है, तो इससे पता चला कि एमीन ग्रुप रहता है, मतलब NH3 ग्रुप रहता है. अब वो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन. खत्म हो गया. न्यूक्लिक एसिड में आप देखो, न्यूक्लिक एसिड किससे किससे बनता है? नाइट्रोजन बेस चाहिए, शुगर चाहिए और फॉस्फेट चाहिए. ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस चाहिए ना, नाइट्रोजिनस बेस जिसमें नाइट्रोजन रहता है. ठीक है, वाइटामिन एंड हार्मोन्स. ठीक है, तो अब देखो वाइटामिन्स आप देख लो डायग्राम, लाइक बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, लाइक सम बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन. इसलिए मैंने डायग्राम लिया ताकि आपको इसे किसी भी चीज़ को देखने से लर्न रहता है. लाइक देखो यहाँ पायरिडॉक्सिन में नाइट्रोजन है, फिर यहाँ आपका थायमिन में नाइट्रोजन है. ठीक है, बायोटीन में नाइट्रोजन है. सो इससे पता चलता है कि ये वाइटामिन्स में रहता है. ओके, हॉर्मोन्स में, क्योंकि हम ये प्लांट में पढ़ रहे हैं तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन. ओके, सो ऑक्सिन में देखो
सॉरी, हाँ ऑक्सीजन में देखो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इससे पता आप याद रखोगे कि हाँ भाई हॉर्मोन्स में नाइट्रोजन होते हैं। आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम जितना देखते हैं चीज़ें वो ज़्यादा याद रहती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ भी साइटोकाइनिन में नाइट्रोजन है, इसलिए मैंने डायग्राम लिया है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड एलिमेंट, फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस कैसे होता है, एब्जॉर्ब कैसे होता है, देखो हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट फ्रॉम द सॉइल से ही होगा। अब देखो इसको लर्न रखने का नहीं है। अब देखो आपने ये चैप्टर किया होगा और उसके पहले अगर आपने इनऑर्गेनिक कर लिया होगा तो आपको याद रहेगा, अगर नहीं किया होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ ट्रिक बता रही हूँ। लेकिन जैसे ही इनऑर्गेनिक कर लोगे आपको ये लर्न नहीं करना पड़ेगा, ये लगेगा कि यार ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फॉस्फोरस जो होता है एब्जॉर्ब होता है हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट की तरफ। देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, 1 के साथ क्या है 2 है, 2 के साथ 1 है, -1 है, या 1 के साथ -2 है। ओके, सो 1 2 का 4 एक गाना है, ठीक है। देखो एक गाना भी एक मूवी ये भी है। वैसे मैं मूवी उतना देखती नहीं हूँ, लेकिन 1 2 का 4 एक मूवी भी है जो शाहरुख खान का है, और एक गाना है 1 2 का 4 माई नेम इज़ लखन ऐसे करके। तो उस गाने से आपको शायद याद रहेगा कि हाँ 1 था तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था तो 1 था, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट के थ्रू एब्जॉर्व किया जाता है। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोटाइड। देखो सेल मेम्ब्रेन कैसे है, देखो ये सब लर्न नहीं करना है, बस ये सोचते जाओ आपको याद हो रहा है। सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड, बायोमोलिक्यूल चैप्टर कर लियोगे जब यहाँ पर आ गए हो तो फॉस्फोलिपिड आपको पता है इट इज़ वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि फॉस्फोलिपिड में क्या था, फॉस्फोरस था। तो इसमें क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोरस रहता है। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वही मैंने बताया, नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट चाहिए, तो फॉस्फेट क्या हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड को मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। तो हो गया, तो न्यूक्लिक एसिड में भी फॉस्फोरस हो गया। नाउ सर्टेन प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स में फॉस्फोरस होता है। देखो फॉस्फोरस में पी आ रहा है, प्रोटीन्स में होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जिसमें फॉस्फोरस रहता है, आप नाम ढूंढकर मुझे बताना कमेंट में, ओके। तो आपको ऐसे याद भी रहेगा। ऑल फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन, जितने भी फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होते हैं उसमें फॉस्फोरस रहता है। फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होता क्या है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। तो अगर एडीपी से एटीपी चेंज करना होगा तो वो क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होगा, उसमें क्या होगा, फॉस्फोरस ऐड होगा, तब जाकर एटीपी बनेगा, राइट। ओके, नाउ कम टू द थर्ड एलिमेंट। आई थिंक आपको याद होता जा रहा होगा और आप भी ऐसे लिख लेना। ओके, पोटेशियम। सो पोटेशियम में क्या होता है, इट इज एब्जॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयन। देखो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के होता है, तो इससे आपको ऐसे भी लर्न रहेगा, पोटेशियम आयन। ओके, नाउ इट इज रिक्वायर्ड मोर एबंडेंट क्वांटिटीज इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। देखो पोटेशियम और नाइट्रोजन भी कहाँ था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ज़्यादा होता था, ठीक है। तो यहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब सेल डिवाइडिंग वाले सेल्स में। ओके, सो बर्ड्स, लीव्स, रूट टिप्स, शूट टिप्स, ये सब क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। ओके, अब देखो इट हेल्प्स इन, तो अब हेल्प इन के लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाया। वैसे ये ट्रिक कहीं से लिया गया है, मैंने भी कहीं से बनाया है, बट मैं आपको जैसे बता रही हूँ शायद वैसे याद होगा। छोटे बच्चे याद है, वो अब जब भी कुछ मांगते हैं अपने घर वालों से तो वो आधा बात बोलकर छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा था, उसके घर में एसी बंद हो गई, गर्मी का दिन था, तो उसने बोला क्यों एसी स्टॉप, ठीक है। वो उसने बोला क्यों एसी स्टॉप, और उसे बोलना चाहिए था क्यों एसी स्टॉप हो गया, लेकिन वो आधा बात बोलते हैं। लाइक अगर पानी मांगना होगा तो बोलेंगे मम्मा पानी, बस मम्मा पानी दो, नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्यों एसी स्टॉप। अब देखो ये सारा ट्रिक इसी में कि ये क्या क्या में हेल्प करता है। क्यों से आ गया, के से आ गया के प्लस, ए से आ गया देखो एसी स्टॉप में आ गया, एसी से आ गया एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल्स, एंड ए से आ गया एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स 2, ठीक है। एंड स्टॉप से देखो आ गया स्टोमेटा, ओके, स्टोमेटा, और इट मेंटेन द टर्जिडिटी इन स्टोमेटा। टर्जिडिटी क्या होता है, क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। तो ये स्टोमेटा टर्जिडिटी। नाउ पी से आ गया प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको ऐसे लर्न हो गया कि हाँ ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है। देखो पोटेशियम आयन, एसी से आ गया एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल्स। देखो अब ये पोटेशियम वाला आपको याद है, एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल। सोडियम पोटेशियम पंप पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, देखो नर्व इम्पल्स कंडक्शन आगे पढ़ोगे, ठीक है। सो नर्व ह्यूमन फिजियोलॉजी करोगे तो वहाँ पर नर्व इम्पल्स कंडक्शन पढ़ोगे। वहाँ पर क्या होता है 3Na+ आउटवर्ड फॉर 2K+ इनटू द सेल, मतलब जब 2K+ सेल के अंदर आता है तो 3Na+ बाहर जाता है।
तो वहाँ पर एनायन केटायन बैलेंस में हेल्प करता है, मेंटेन रखता है एनायन केटायन बैलेंस को। फिर ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को। सो ए से आपका दो चीज़ आ गया, ठीक है। स्टो से आ गया स्टोमेटा, टर्जिडिटी मेंटेन करता है, एंड पी से प्रोटीन सिंथेसिस। और किससे ट्रिक है, किसका ट्रिक है, इससे पता चला कि पोटेशियम आयन का है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट कैल्शियम। इट इज एब्जॉर्ब्ड एज कैल्शियम आयन फ्रॉम सॉइल। ये तो आपको पता है कि यार कैल्शियम जब भी नाम सुनोगे तो कैल्शियम का 2+ ही एब्जॉर्ब होता है, हर जगह पढ़ोगे। और ऐसे आप इनऑर्गेनिक करो, बहुत ईजी हो जाएगा ये। सो इट इज एब्जॉर्ब्ड एज कैल्शियम आयन फ्रॉम द सॉइल। इट इज़ रिक्वायर्ड बाई। सो मैंने इसका ट्रिक कहीं से साल लिया है, ठीक है। मैं अपना क्रेडिट नहीं दे रही हूँ, मैंने भी किसी से देखा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अल्टर ट्रिक है और मैंने ऐसा नहीं बनाया। तो ये है कल सेल स्पिन डिफरेंटली। क्या होता है, देखो जो सेल है वो स्पिन कर रहा है, तो वो जो कल आएगा उसमें सेल स्पिन अपना करेगा डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो इस ट्रिक से देखो ऐसे ही लर्न होगा। सो कैल्शियम, कल से आ गया कैल्शियम, किसका ट्रिक है पता होना चाहिए। सेल स्पिन करेगा, सो सेल सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। सो सेल से आ गया कि सेल वॉल बनाना ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब सेल वॉल बनाना देखो, कैल्शियम पैक्टेड इन द मिडिल लैमेला। जब प्लांट में सेल वॉल साइटोकाइनेसिस के टाइम जब मिडिल लैमेला बनती है तो वहाँ पर कैल्शियम पैक्टेड की तरह ये हेल्प करता है, ठीक है। कैल्शियम पैक्टेड इन मिडिल लैमेला में ये कैल्शियम पैक्टेड बनाता है, ओके। एंड सेल डिवीजन तो आपको पता है जरूरी है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो स्पिन से आगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। सो माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल में यूज माइक्रोट्यूब्यूल बनता है माइटोटिक स्पिंडल, पता है ना, ओके। मेटाफेज में सो माइटोटिक स्पिंडल, स्पिन से आ गया देखो माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। नॉट डिफरेंटली, ठीक है। डिफरेंटली से क्या हो गया, बाई मेरिस्टेमेटिक एंड डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यू। मैंने बताया मेरिस्टेमेटिक क्या है, जो सेल डिफ्रेंशिएट करता है, तो वही मेरिस्टेमेटिक या डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यू से, ओके। सो क्या है, कैल्शियम जो है इमोबाइल एलिमेंट्स है। अब इमोबाइल एलिमेंट्स है तो वो एक्युमुलेट कहाँ करेगा, ओल्डर लिप्स में, ठीक है। इट एक्टिवेट द सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। जो कैल्शियम है ये एक्टिवेट करता है कुछ इंजाइम्स को भी, एंड अगर इंजाइम एक्टिवेट होगा तो मेटाबॉलिज्म भी होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी रेगुलेट होगा, ओके। नाउ कम टू द मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम कैसे एब्जॉर्ब्ड होगा, मैग्नीशियम आयन जैसे कैल्शियम उसी के ग्रुप में है तो मैग्नीशियम भी 2+ फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ओके। नाउ इट एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सो रेस्पिरेशन में एक्टिवेट करता है। देखो गाइस मैंने बोला कुछ भी मगअप नहीं करना है आपको। अब रेस्पिरेशन में कैसे, ग्लाइकोलिसिस अगर पूरा याद होगा तो, NCERT वाला नहीं, ग्लाइकोलिसिस वैसे भी आपको पूरे स्टेप्स 10 के 10 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। सो वहाँ पर देखो मैग्नीशियम कब यूज़ होता है, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, वहाँ ATP to ADP बनता है, तो वहाँ पर मैग्नीशियम को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड द सेकेंड टाइम यूज़ होता है, देखो यहाँ पर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनता है, वहाँ पर भी यूज़ होता है। फिर फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है, वहाँ पर भी यूज़ होता है। तो आपको पता चला कि अरे ये ग्लाइकोलिसिस में तो एक्टिवेट करता है एंजाइम को, ठीक है। सो वहाँ पर इनोलेज एंजाइम में ये एक्टिवेट करता है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस को ये एक्टिवेट करता है, पाइरुवेट काइनेस को ये एक्टिवेट करता है, ओके। फोटोसिंथेसिस में रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। सो रूबिस्को को भी ये एक्टिवेट करता है। नाउ इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के टाइम मैग्नीशियम का यूज़ होता है, ओके। सो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। मैग्नीशियम रिंग स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम के चारों तरफ एलिमेंट्स होते हैं, तो इट इज़ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल 2। इट मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। सो राइबोसोम में देखो 2 यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अब वो दोनों को जोड़ना है, वो दोनों को असेंबली मतलब राइबोसोम असेंबली बनाना है, दोनों को इकट्ठे रखना है, टुगेदर रखना है टू जॉइन द 2 सब यूनिट्स। कौन हेल्प करता है, मैग्नीशियम। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। मैंने बोला ना पूरा चैप्टर करो, उसके बाद यहाँ पर दोबारा आना, देखना सारे लर्न हो ही रहेंगे पहले से ही। नाउ सल्फर क्या होता है, देखो सल्फर का नाम सुनते ही आप सबसे पहले क्या सोचते हो, सल्फेट। तो ये क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन 2 एमिनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, ठीक है।
अब 2 एमिनो एसिड्स क्या कौन कौन से हैं, सिस्टीन और सिस्टीन। देखो यार सिस्टीन और सिस्टाइन में कंफ्यूज मत होना, सिस्टाइन में भी सल्फर है और सिस्टीन में भी सल्फर है। देखो कह सकते हो कि सिस्टाइन बनाने के लिए सिस्टीन का होना जरूरी है, तो जब 2 सिस्टीन आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सिस्टाइन। ओके, सो ये प्रेजेंट होता है 2 एमिनो एसिड में, सिस्टीन और मिथियोनिन। ठीक है, अब देखो 2 सिस्टीन मिलकर क्या बनाए, सिस्टाइन। ओके, क्योंकि ये ओल्ड नोट्स से मैंने लिया है तो मैंने कोई भी एडिट नहीं करा है। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग था, आप देख लेना। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, सो ये कहाँ कहाँ पर रहता है, सेवरल कोएंजाइम्स में आपको मिलेगा, वाइटामिन्स में मिलेगा, फेरिडॉक्सिन में मिलेगा। गाइज मुझे बताना फेरिडॉक्सिन क्या होता है, मैंने वैसे पढ़ा रखा है। सो एक यहाँ पर ट्रिक है वो मैंने बनाया है, फट्टू बोल। देखो क्लास में कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत बोलता है, टीचर नहीं है तो टीचर के बारे में बहुत बोलेगा कि यार टीचर अच्छा नहीं पढ़ाई, ये वो बहुत कुछ बोलेगा। जैसे ही टीचर आते हैं उसका मुंह बंद हो जाता है, तो हम बोलते हैं अबे टीचर के सामने बोल के दिखा, अबे फट्टू बोल, ऐसे करके बोलते हैं ना। मतलब मैं नहीं, मेरा भाई सिखाया, एक छोटा भाई है वो, सो वो 8th क्लास में बहुत बदमाश है। सो फट्टू बोल, ठीक है। तो ए से क्या हो गया, फेरिडॉक्सिन। ओके, ए से क्या हो गया, कोएंजाइम ए। ठीक है, ओके, टी से हो गया थायामिन एंड बी से हो गया बायोटिन। सो ये देज आर द वाइटामिन्स, थायामिन एंड बायोटिन, कॉम्प्लेक्स बी वाइटामिन्स है। ओके, सो फेरिडॉक्सिन में पाया जाता है, कोएंजाइम में और वाइटामिन्स में, मैंने बता दिया। ओके, now come to the micronutrients. Guys, this video is going too long, so I will cover role of micronutrients in my next video. Hope you will not have any problem. Last but not the least, I just want to tell you that if this video is really beneficial for you, then please like and subscribe my channel and share it among your friends too. Take care, bye bye.